बेर एक्ट की तरफ आते हैं। प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। If the court is satisfied that there is ground for proceeding on the application, it shall fix a day for the hearing thereof and cause notice of the application and of the date fixed for the hearing to be served in the manner directed in the Code of Civil Procedure, Order 5, 1908. The parents of the minors, if they are residing in Pakistan. The person, if any, named in the petition or letter as having the custody or possession of the person or property of the minor. The person proposed in the application or letter to be appointed and declared guardian unless that person is himself the applicant. And any other person to whom, in the opinion of the court, special notice of the application should be given and to be pasted on same conspicuous part of the courthouse and of the residence of the minor, and otherwise published in such manner as the court, subject to any rules made by the High Court under this Act, thinks fit. The provincial government may, by general or special order, requires that when any parts of the property described in a petition under section 10 subsection 11 is land of which a court of wards could assume the superintendence, the court shall also cause a notice as aforesaid to be served on the collector in whose district any portion of the land is situate, and the collector may cause the notice to be published in any manner he deems fit. No charge shall be made by the court of collector for the service or publication of any notice served or published under subsection 2. जी, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्डली प्रोसीजर बताता है सेक्शन 11 कि जब एक एप्लीकेशन आती है और वो एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है। हमने सेक्शन 10 में क्या पढ़ा था कि प्रोसीजर क्या है एडमिशन का, एप्लीकेशन का, और फिर हम कहते हैं कि जब एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है तो उसके बाद क्या तरीकाकार होगा। आफ्टर एडमिशन ऑफ दैट वेरी एप्लीकेशन कोर्ट क्या करेगी जी, सबसे पहले तो वो नोटिस एक तारीख मुकर्रर करेगी और उसके बाद नोटिस करेगी। तो नोटिस का तरीकाकार क्या ले डाउन कर दिया गया, जो कि ऑर्डर 5 में सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में दिया गया है, वही तरीकाकार है। हाँ, उस तरीक़ेकार को भी कर्टेल करने के लिए साइमल्टेनियसली सारा मोड जो है समनिंग का वो कोर्ट इन्वोक कर सकती है। कहीं कोर्ट्स में प्रैक्टिस है, कहीं कोर्ट्स में प्रैक्टिस है, मसलन बैंकिंग कोर्ट में। मैं आपको बताऊं कि बैंकिंग कोर्ट में सिर्फ नोटिस नहीं, लिफाफा रजिस्ट्री नहीं, चस्पांदगी नहीं होती, बल्कि साइमल्टेनियसली नोटिस, चस्पांदगी, लिफाफा रजिस्ट्री, न्यूज़पेपर, नेशनल एंड इंटरनेशनल, तो दो चीज़ें उसमें हो जाती हैं। एक तो ये होता है कि प्रॉम्प्टली सर्विस हो जाती है नेक्स्ट डेट तक, आइदर एक्स पार्टी हो जाता है या जो डिफेंडेंट होते हैं उसमें वो अपेयर हो जाते हैं, या ये हो एक दूसरा इफेक्ट उसका ये होता है कि साइमल्टेनियसली या उसी वक्त ही जो प्लेंटिफ है उसको वो सारी सर्विस के लिए हो सकता है 40 से 50, 25 से 30 हज़ार तक वो पे करना पड़े, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल अखबार महंगा होता है, नेशनल अखबार होता है, वो सर्विसेज सारी करवानी पड़ती हैं। और जब सिंगल नोटिस या चस्पांदगी होती है तो 50% चांस होती है कि पार्टी अपेयर हो जाती है। तो ये एक फ़र्क होता है। अब कोर्ट को, फैमिली कोर्ट को भी ये अख्तियार है, बल्कि फैमिली कोर्ट भी साइमल्टेनियसली ये चीज़ें जो हैं आम तौर पर कहाँ होती हैं, प्रैक्टिस में होती हैं। लॉ में तो ऐसा है कि वही प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी जो ऑर्डर 5 सिविल प्रोसीजर कोड में दिया गया है, और उसमें एक तरीकाकार ले डाउन किया गया है कि नोटिस हैं, समन हैं,
उसके बाद चस्पांदगी है, फिर उसके बाद अगर वो डिफेंडेंट टर्न अप नहीं होता तो फिर उसके बाद वो न्यूज़पेपर है। तो साइमल्टेनियसली सारी चीज़ें जो हैं प्रोसेस जो है वो इन्वोक नहीं किया जाता, ड्यू प्रोसेस भी अडॉप्ट करना ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ जजमेंट्स हैं कि वो चूँकि मकसद क्या है कि प्रोसीडिंग को गेयर अप किया जाए, जल्दी किया जाए, एक्सपेडिशियस किया जाए, ठीक है, उसे डिले ना किया जाए। एक्सपेडिशियस तो हो जाएगा लेकिन कास्ट इफेक्टिव नहीं होगा। दो बातें की कि कास्ट इफेक्टिव और एक्सपेडिशियस, हमने किसी लॉ में ये दो वर्ड इकट्ठे पढ़े थे, रेंट में पढ़े थे। आगे कहता है किसको सर्व करेगा, अगर आपने वो उसमें नहीं अरे किया हुआ डिफेंडेंट को, द पेरेंट्स ऑफ द माइनर इफ दे आर रिजाइडिंग इन पाकिस्तान। हाँ, कंडीशन ये है। अब माइनर के पेरेंट्स को नोटिस जाएंगे तो फिर इसका मतलब अजीब सी ड्राफ्टिंग नहीं है, क्यों? इसका मतलब है कि पेरेंट्स के अलावा भी कोई बंदा गार्डियनशिप ले सकता है। तो हमने देखा था कि गार्डियनशिप लेने के लिए जरूरी नहीं है कि पेरेंट हो। अच्छा, इस लॉ की एसेंस देखेंगे तो क्या है? मेन है वेलफेयर ऑफ माइनर। कहीं भी कोई भी बात करेगा, आप इसमें कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि ये बच्ची है और ये प्यूबर्टी तक रहेगी माँ के पास। नो, ये फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। ये बच्चा है, ये 7 ईयर तक माँ के पास रहेगा, दैट इज आल्सो नॉट ए फिक्स क्राइटेरिया। बल्कि ये रहेगा, ये देखा जाएगा फिक्स क्राइटेरिया कि इसकी वेलफेयर माँ के पास है, नानी के पास है, दादे के पास है, दादी के पास है, वालिद के पास है, वालिद नहीं है तो वालिद के भाई के पास है, या एनी अदर। इवन के मैंने कहा कि जजमेंट्स हैं कि अजनबी भी अगर उसको उसकी वेलफेयर कर रहा है और उसके सोर्स हैं तो उसको भी हैंड ओवर किया जा सकता है। कोई फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है कि इस तरीके से ही ये मुमकिन है। आगे चल के बात करते हैं जी। वो कहता है पर्सन, इसका मतलब है कि ये डेफिनेट यहाँ से भी ये सेंस हो रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पेरेंट्स में से ही कोई बंदा गार्डियन के लिए आए, गार्डियनशिप के लिए। ये ज़रूरी नहीं है, उनके अलावा भी कोई जो है वो गार्डियनशिप के लिए आ सकता है। द पर्सन इफ एनी नेम्ड इन द पिटिशन और लेटर एज हैविंग द कस्टडी और पोजेशन ऑफ द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। यहाँ मैं आपसे सवाल करूंगा, वो कहता है कि जिसका नाम है एज ए रिस्पोंडेंट उसको नोटिस किए जाएंगे, और लेटर, पिटिशन और लेटर, इन दोनों में क्या फर्क है? कोई बताएगा? लेटर कौन लिखता है? हाँ, कौन लिख सकता है भाई? कलेक्टर लिखता है। कलेक्टर हो सकता है। कलेक्टर के पास दो तरीके हैं, एक तो पिटिशन भी लेके जा सकता है और दूसरा वो लेटर लिखता है कोर्ट को। ठीक हो गया। और लेटर कैसे जाएगा? हमने पढ़ा भी था उसका तरीका कि वो डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकता है और थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट भी उसको भेज सकता है। याद रखिएगा, इसलिए उसने ये दो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, पर्सन और प्रॉपर्टी ना, पिटिशन और लेटर। अब आप समझेंगे कि ये लेटर क्या चीज़ है। तो लेटर प्लीडिंग में अगर वो बात कर रहा है तो वो कलेक्टर की बात कर रहा है कि अगर कोई कलेक्टर बनना चाह रहा है और उस सूरत में कलेक्टर जो है वो क्या करेगा, वो लेटर भेजेगा, डायरेक्ट पिटिशन भी भेज सकता है। द कस्टडी और पोजेशन ऑफ द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। अगेन हमने कहा कि ये किससे, माइनर जो है उसका क्या, कौन हो सकता है? उसकी जात का हो सकता है गार्डियन, प्रॉपर्टी का हो सकता है, या बोथ का हो सकता है, जात का, प्रॉपर्टी का। फिर हमने ज्यूरिसडिक्शन के वाले, कौन सा सेक्शन था हमने ज्यूरिसडिक्शन के वाले से पढ़ा था? सेक्शन 9 था जी, जो हमने पढ़ा था ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से। द पर्सन प्रपोज इन द एप्लीकेशन और लेटर टू बी अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड गार्डियन अनलेस द पर्सन इज हिमसेल्फ द एप्लीकांट। अगेन वो कहता है हाँ, कोई एप्लीकांट नहीं है तो प्रपोज पर्सन जो है वो उसका क्या हो सकता है, उसको नोटिस भेजे जा सकते हैं। एनी अदर पर्सन टू होम इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट स्पेशल नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन शुड बी गिवन। एंड हाँ, इसके अलावा भी ये देखिएगा कि ना तो वो पार्टी है, ना उसका पेरेंट है, ना कोई और ऐसा शख्स है, लेकिन कोई और बंदा है जिसकी कस्टडी में हो सकता है। जैसे खजानत में, अभी विलायत की हमने बात की, कस्टडी में और गार्डियनशिप में डिफरेंस है।
अब वो कस्टडी में है किसी बंदे के, कोर्ट समझती है कि फलां बंदे की कस्टडी में है, क्यों ना उससे पूछ लिया जाए, लेकिन वो गार्डियन नहीं है, वो उस वक्त वार्ड नहीं है, माइनर है और कस्टडी में है। और जिसकी कस्टडी में आमतौर पर कानून उसे क्या कहेगा, कौन सा गार्डियन, डिफैक्टो गार्डियन। तो डिफैक्टो में हमने डिटेल में पढ़ा था, डिफैक्टो गार्डियन की कस्टडी, डिफैक्टो कौन हो सकता है, पेरेंट्स में से हो सकता है, कोई स्पाउस हो सकता है, बाय विल कोई हो सकता है, विल फादर की हो सकती है, डिसीज्ड की हो सकती है और उसके ग्रैंडफादर की हो सकती है। आगे वो बात करते हैं जी, opinion of the special notice of the application should be given and to be pasted on some conspicuous। ये conspicuous का वर्ड कहाँ से आया, ये CPC का ही वर्ड है। इसके लिए वैसे तो ओपन स्पेस भी, ओपन प्लेस भी हो सकता है, विजिबल प्लेस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ वो कहता है कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस, अगेन हाइफन के साथ वो लफ्ज बना रहा है, कोर्ट हाउस, एंड ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द माइनर एंड अदरवाइज पब्लिश इन दी सच। अच्छा माइनर क्यों को कहा उसने, रेजिडेंट ऑफ द वार्ड क्यों नहीं कहा, अभी पॉइंट नहीं हुआ, जब तक वो पॉइंट नहीं होगा तब तक उसका स्टेटस माइनर का रहेगा, वार्ड का नहीं रहेगा, याद रखिएगा ये क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द माइनर एंड वार्ड, ठीक है जी, और डिफरेंट बिटवीन द कस्टडी एंड गार्डियनशिप, ये इस पे किस दिन बात करेंगे। एंड अदरवाइज published in some manners as the court subject to any rules made by the high court under the such things fit। हाँ इसके अलावा भी कहता है कि अगर अदालत समझती है, the provincial government may by general or special order require that when any parts of the property described in the petition under section 10 subsection 1 is land of which a court of wards could assume the superintendents of the court shall also cause a notice as aforesaid to be served on the collector in whose district any portion or the land is situate। अब वो यहाँ कहता है कि जिस कलेक्टर की जुरिस्डिक्शन में उस वार्ड की प्रॉपर्टी है और कोर्ट समझती है कि उसकी कस्टडी में देना, तो उस कलेक्टर को भी नोटिस किया जा सकता है जिसकी जुरिस्डिक्शन में माइनर की प्रॉपर्टी है, एंड द कलेक्टर मे कॉज द नोटिस टू बी पब्लिश इन एनी मैनर ही डीम्स फिट। आगे वो जैसे भी वो उस नोटिस को समझता है, आगे वो कहते हैं नो चार्ज शैल बी मेड बाय द कोर्ट्स ऑफ द कलेक्टर फॉर द सर्विस और पब्लिकेशन ऑफ एनी नोटिस सर्व्ड और पब्लिश्ड अंडर सबसेक्शन 2। अब वो कहता है जी कोई इस पे चार्ज नहीं होंगे जी, कोई सर्विसेज नहीं होंगी,